हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बेसिक क्लासेस में। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर के देख रहे हैं हमें, तो भैया पहले नंबर तो आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है फिफ्थ सेमेस्टर से रिकॉर्डिंग एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो जिन जिन साथियों का जूलॉजी मेजर कोर्स है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा बेटा, आप लोगों का पेपर 1 में लेकर के यहाँ पर चल रहा हूँ, जिसके अंदर हमने यूनिट 2 कंप्लीट अपनी कर ली है और आज की हमारी यूनिट 3 है। ठीक है, तो 2 यूनिट ऑलरेडी हमने यहाँ पर कवर कर ली है। दोनों यूनिट आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो मिल जाएगी। नहीं देखिए तो देख लेना भैया, क्योंकि रिक्वायर्ड है, जरूरी है ना। अगर आप अपने पेपर का कम समय में बेहतर तैयारी करना चाह रहे हैं तो एसआर बिहार बीएससी क्लासेस को आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। अब यूनिट 3 का जो हमारा नाम है वो क्या है बेटा, तो वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया था या जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहली यूनिट में पढ़ा था, उन सभी को यहाँ पर मेटाबोलाइज किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। लाइक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, है ना, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया था। अब इन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे तोड़ा जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, और इनसे कैसे ग्लूकोज निकाला जाएगा और ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाएगा, ये सब प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, खैर जो पढ़ना है तो वो तो डिटेल में हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बताएंगे कि भैया कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर कराएंगे। और जो आंसर आपको देंगे उसको जो है ना एग्जाम नोट्स के लेवल पर होगा, तो आप इजीली अपना एग्जाम नोट्स लेवल का बना लोगे। हम जो भी यूनिट लेकर के चलने उसके 10 आपके मोस्ट वांटेड एमसीक्यू लेकर के चलने भैया। तो आपके एमसीक्यूज हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। दूसरा, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ पर आपका कवर कराएंगे। और एग्जाम नोट्स आपके यहाँ पर क्या है बेटा, एग्जाम के लिए जो नोट्स हैं वो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, और ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के तौर पर मिल जाएंगे, और ये फ्री पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में। चलिए शुरू करते हैं भैया क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि भैया ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा। सुमित राणा बीएससी क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर या जो भी क्लास है, जो भी नोटिफिकेशन आपके बिहार राज्य के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से आता है, उसको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। उसके साथ साथ बच्चों, यहाँ पर हमने एक अपना टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है एसआर बिहार बीएससी क्लासेस के नाम से। किस नाम से बेटा? एसआर बिहार बीएससी क्लासेस के नाम से बनाया है बच्चा। तो आप लोग प्लीज जाकर के इसको फॉलो जरूर कर लेना। यहाँ पर हम लोग लाइव आते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। आपको कोई बात करनी है डायरेक्ट हमसे, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे, ये जो पीडीएफ आपको है, ये पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप सर्च करते हैं एसआर बिहार बीएससी क्लासेस को टेलीग्राम के ऊपर जाकर के, तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। आप फटाक से वहां पर ज्वाइन कर जाना। ज्वाइन करने के बाद में जो भी आप क्लास किए हैं उसका पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है, अपना पढ़ लेना, देख लेना। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करें तो आपको बताएं, ये हमारी यूनिट 3 है, और यूनिट 3 हमारा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और इसमें हमने बच्चा आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट वांटेड जो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो निकाले हैं, है ना। टॉप मोस्ट वांटेड जो सबसे ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए हैं पिछले सत्रों में, वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर निकाले हैं, जिसमें करीबन करीबन 5 क्वेश्चन आपके हैं, जिनके एनालिसिस को भी हम यहाँ पर आगे करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आंसर यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये भैया एग्जामिनेशंस का, कि पूछा ही जाता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है ना। भाई ग्लाइकोलिसिस क्या है, या कोशिका के किस भाग में होती है ना। लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका यहाँ पर आप लोग जैसा देख रहे हैं वैसा ही रहेगा। एक तरफ हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा है, दूसरी तरफ आपको इंग्लिश कन्वर्जन मिलेगा। पूरा पीडीएफ आपको इसी लेवल का मिलेगा, पढ़ाता भी मैं इसी लेवल का हूँ। बस वो बात अलग है, एक्सप्लेनेशन और बोलता मैं आप लोगों के साथ में हिंदी इंग्लिश मिक्स में हूँ। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इन लैंग्वेज को इजिली आप लोग जो है ना कवर कर सकते हैं। और नोट्स में आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, वेयर डज इट अकर इन द सेल, सेल के अंदर ये कहां पर होती है। दूसरा क्वेश्चन मेरे बच्चे यहां पर देखिए लिखा है कि पाइरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों होता है ना। क्या है इसका मीनिंग, क्या है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो हो रहा है पाइरुवेट का, इसका मीनिंग क्या है, इसको आपको समझाना है।
तो व्हाट इज डीऑक्सीडेटिव या व्हाट इज ऑक्सीडेटिव, सॉरी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। थर्ड क्वेश्चन यहां पर है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है ग्लूको का मतलब यहां पर लिया गया है बच्चा ग्लूकोज से। किससे लिया गया है? ग्लूकोज से। और नियो जो टर्म लिया गया है ये लिया गया है न्यू से, नए। और जिनेसिस कहने का मतलब आपको पता है जनरेट करने वाला या फॉर्मेट करने वाला, बनाने वाला, यानी फॉर्मेशन करने वाला। क्या करने वाला बेटा? फॉर्मेशन। जनरेशन, जिनेसिस करने का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि ग्लूकोज के नए अणुओं को बनाया जाएगा। ग्लूकोज के नए अणुओं को क्या किया जाएगा बच्चा? बनाया जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू? तो आप कहेंगे सर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारे लीवर के अंदर ये प्रक्रिया होती है। और लीवर में क्या होता है कि जो भी नॉन एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जिनसे ये, मतलब वो बॉडी के लिए हानिकारक है, ऐसे समझ लो, उसको बॉडी के बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि जब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, आप अलग से खाना नहीं खा रहे हो, आप ग्लूकोज ले नहीं रहे हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स आप ले नहीं रहे हो, तो दिक्कत हो जाता है। फिर क्या करेगा हमारा लीवर? उन सब्सटेंस से ग्लूकोज बनाता है जो सब्सटेंस हमारे लिए वेस्टफुल है ना। तो लीवर बहुत हार्ड वर्कर है भैया, बहुत काम करता है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होती है? तो लीवर में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एम्फीबोलिक पाथवे से आप क्या समझते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फीबोलिक पाथवे? आप क्या समझते हैं एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, पहले तो यही आप समझिएगा। ठीक है। अब प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर लेकर के आए बेटा कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल कौन सा बेटा? फास्फोराइलेशन, है ना। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होता है? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन? वैसे तो आपकी जो दो यूनिट है, पहली और दूसरी, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और लास्ट जो यूनिट है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। थर्ड यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो इजिली यहाँ पर बता रखे हैं। अच्छा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर हमने निकाले, करीबन करीबन 3 क्वेश्चन लॉन्ग है। यहाँ से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ग्लाइकोलिसिस का विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब वही ग्लाइकोलिसिस जो अभी हम लोगों को पढ़ना है ना, इसका आपको डिटेल्ड यहाँ पर ब्रीफली अब यहाँ पर चर्चा करनी है पूरी की पूरी। और इसके विभिन्न चरणों एवं ऊर्जा उत्पादन को समझाइए। कितने स्टेप होते हैं और कितनी ऊर्जा यहाँ पर रिलीज होती है ना, कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो डिस्क्राइब ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल। अभी तक हम शॉर्ट में गए थे, अब डिटेल में जाएंगे। एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेप्स एंड एनर्जी यील्ड, है ना, कितना एनर्जी यहाँ पर निकलता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। सेकेंड क्वेश्चन बच्चा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे क्रैब साइकिल कहते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस होने के बाद में, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये होने के बाद में एक लास्ट प्रोडक्ट बनता है ना। ये लास्ट प्रोडक्ट जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा क्रेब्स चक्र या क्रैब साइकिल। इस क्रैब साइकिल के दौरान बहुत सारे एनएडीपीएच और एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एफएडीएच का भी होता है ना? और भी प्रकार की एनर्जी निकलती है। तो ये सारा का सारा कहाँ बनेगा? क्रेब साइकिल में। और फिर एक प्रोसेस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके थ्रू सारा का सारा हमारा क्या है? एटीपी जनरेट हो जाता है, यानी एटीपी बन जाता है। तो ये बात हमको यहाँ पर समझनी होगी कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, क्रेब साइकिल क्या है। इस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसका वर्णन आपको करना रहेगा। तथा इसकी जैविक महत्वता, है ना, इसका जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। और यही इसका इंपॉर्टेंट फेज है। थर्ड क्वेश्चन हमने यहां पर लिया बेटा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसको पीपीपी पाथवे भी कहते हैं बेटा। ट्रिपल पी पाथवे भी इसको आप बोल सकते हैं। ट्रिपल पी पाथवे आप कह सकते हैं, या इसको एचएमपी संट के नाम से जानते हैं बेटा। एचएमपी संट क्या है बेटा? ये 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने मिलकर के इस प्रोसेस को खोजा था, है ना। तो इसीलिए इन लोगों के नाम पर ही इसको क्या कह दिया गया बेटा? एचएमपी शंट कह दिया, है ना। इसका आपको वर्णन करना है और तथा इसका महत्व आपको बताना है। तो डिस्क्राइब द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। ठीक है ना। तो यहां पर हमने टोटल टोटल 9 क्वेश्चन लिए हैं बेटा। 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट हैं, ठीक, और यहां पर 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग हैं। तो 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन बन गए बेटा? 8। टोटल 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए। इसमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन लेता हूँ लॉन्ग, यहाँ पर
लॉन्ग क्वेश्चन भी कम पूछे गए बच्चा, और मैंने देखा कि शॉर्ट क्वेश्चन भी कम पूछे गए, इसलिए यहाँ पर एक-एक क्वेश्चन कम है, नहीं तो टोटली मैं 10 क्वेश्चन तो कराता हूँ आपके, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है? टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, और क्लास शुरू करेंगे उससे पहले हम यहाँ पर एमसीक्यू के बारे में समझ लेते हैं, यहाँ पर कौन-कौन से टॉप 10 एमसीक्यूज़ आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो टॉप 10 एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। रिलेटेड क्वेश्चन हो, या अगर मान लीजिए आप बहुत गहराई से एनालिसिस करेंगे नहीं मिल रहा है, तो मेरे बच्चे रिलेटेड फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कि ग्लाइकोलिसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस को और किस नाम से जानते हैं? भैया टीसीए साइकिल इसको कहते हैं, एचएमपी साइकिल या एचएमपी संट कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं, यहाँ पर भी 3 वैज्ञानिक थे, या कोराई साइकिल कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 साइंटिस्ट थे, है ना? इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, खोजा था, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को एचएमपी पाथवे कहा जाता है। देखिए लिखा है, तो 3 साइंटिस्ट कौन थे? तो एक तो एमडन थे बेटा, ई मतलब एमडन, एम मतलब मेयरहॉफ और पी मतलब परनाज। तो एम्बडन, मेयरहॉफ और परनाज, ये 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिल करके बेटा क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस को खोजा था, ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझाया था, एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसे एचएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। और यह ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलने की प्रक्रिया होती है। तो ये होता क्या एक्चुअल में, आप यहाँ पर देखेंगे, पहली बात तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है ना? साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरी बात इसमें होता क्या है, तो जो ग्लूकोज होता है बेटा, इसको ग्लूकोज को तोड़ करके पाइरुविक एसिड में चेंज करते हैं, पाइरुविक एसिड में चेंज करते हैं, या इसी को हम लोग पाइरुवेट के नाम से भी जानेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पाइरुवेट कहेंगे, ठीक है ना? इसी को पाइरुवेट कहेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस को किस नाम से जाना जाता है? ईएमपी पाथवे के नाम से जाना जाता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? तो पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट होता है। देखो कई क्वेश्चन निकल के आ गए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्लाइकोलिसिस कोशिका के किस भाग में होता है? देखो मैंने अभी बताया, तो आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि आपने तो बताया सर अभी। कहाँ होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म में, है ना? कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप आएगा तो भैया आप तो उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दोगे ना। तो ग्लाइकोलिसिस पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में ही होती है, पूरी तरह से, है ना? और यह एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों स्थितियों में हो सकती है। मैंने क्या बोला? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट भी हो सकता है। तो प्रेजेंट होगा और एब्सेंट होगा, तब क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोनों स्थितियों में यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होता है, याद रखिएगा। कॉमन पाथवे, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन पाथवे भी कहते हैं, है ना? यानी कि एनएरोबिक कंडीशन में भी होता है और एरोबिक कंडीशन में भी होती है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितने बनते हैं, है ना? तो नेट एटीपी गेन कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो देखिए, हमेशा याद रखना बेटा, अगर यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप हमेशा याद रखना कि 2 एटीपी खत्म होते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को कराने में, ठीक है? समझ रहे हो? 2 एटीपी खत्म होते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को कराने में, और 2 एटीपी जनरेट होते हैं ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया में, ठीक? मतलब जो स्टार्ट करेंगे हम, तो उसमें 2 एटीपी लग जाएगा, और वो 2 एटीपी जो लगा वो हमें वापस मिल जाता है। मतलब आपने बैंक में पैसा डाला 2 रुपया, तो वो आप अपना निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? लेकिन वो 2 ही एटीपी आप जो खत्म किए, वो 2 ही एटीपी मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप टाइम नहीं दोगे। टाइम दोगे, अगर मान लो 15-20 साल के लिए आप छोड़ दिए 2 रुपया, तो 2 रुपया 15-20 साल में आपका पता नहीं कब 2-3-4 हज़ार रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसपे ब्याज लगेगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम ग्लूकोज वही एटीपी बनाने के लिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बनाने के लिए 2 एटीपी खत्म कर देते हैं, और लंबे समय का इंतजार करते हैं। मतलब ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर क्रेब साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तब हमारे पास में 36 से 38 एटीपी यहाँ पर बन जाते हैं। समझ पा रहे हो बच्चे? 36 से 38 एटीपी तब हमारे पास में बनते हैं। अब बात आ रहा है कि भैया ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं? तो 2 बनते हैं, 2 लगते हैं, तो टोटल 4 हो गए। लेकिन लगा बना गिना नहीं जाएगा, तो बना वाला गिना जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 एटीपी, ठीक है ना? याद रखना, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी ही बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 2 एटीपी बनता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
तो ग्लाइकोलिसिस में कुल 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, इसलिए गेन एटीपी की बात अगर हो रही है, नेट गेन एटीपी जो हुआ है, मतलब नेट गेन की बात हो रही तो 2 है। नेट एटीपी लिखा होता तो 4 होता। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि क्रैब साइकिल किस अंगक यानी ऑर्गेनेल्स में होता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि जो क्रैब साइकिल है आप सभी लोग जानते हैं क्रैब साइकिल कहाँ होता है। तो ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लाइको साइटोप्लाज्म में। यहाँ तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, यहाँ तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, तो ये तो खत्म। गोल्जी बॉडी की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो प्रोटीन के मैचुरेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन मैचुरेशन, प्रोटीन मैचुरेशन में ये हेल्प करता है, तो ये भी खत्म, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा यहीं पर होता है, क्योंकि क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के कहां होता है बच्चा, मैट्रिक्स वाले भाग में होता है। लाइसोसोम की अगर हम लोग बात करें तो ये तो इसका होगा नहीं, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है बेटा, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। दैट मींस ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ग्रहण करता है ना, इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके, सेल के अंदर करता है बच्चा। मतलब ये हम इसको कहेंगे ऑटोफेजी बोलेंगे इसको, ऑटोफेजी, या इसको सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द बॉडी। इसको कई नामों से जाना जाता है बच्चे, याद रखना, इसको कई नामों से जाना जाता है। चलो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन का मुख्य भाग होता है। दैट मींस सिट्रिक एसिड साइकिल चल रहा है, इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अपक्रिया है, आप ऐसे कैसे बताओगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, तो आप कहेंगे सर सिट्रिक एसिड साइकिल अगर चल रहा है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल लाइक क्रेब्स साइकिल चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट नहीं बनता, एथिल अल्कोहल बनता है, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैब साइकिल का पहला स्थायी प्रोडक्ट क्या होता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा गया है। तो क्रैब साइकिल का जो पहला स्थायी मतलब स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है बेटा सिट्रेट। क्यों होता है, इसीलिए तो भैया इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, इसीलिए तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रेट होता है। क्या होता है, सिट्रेट होता है। ठीक है ना, पायरुवेट, फ्यूमरेट, ऑक्सिलेट ये सब बाद में बनते हैं। अच्छा, एसिटिल कोएंजाइम ए जो पायरुविक एसिड होता है, इसको तोड़ा जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में, और ये तोड़ा जाता है पता है कहां पर भाई, हमारा ग्लाइकोलिसिस में। ऐसे समझो, हमारा ग्लूकोज टूटा किसमें, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, और इस पायरुवेट को भी चेंज किया जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कहां पर बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में। और कहां पर, इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की कहां पर बेटा, इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स है ना। इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसके अंदर इसको चेंज किया जाता है, तो पायरुवेट चेंज हो जाता है किसमें, एसिटिल को एंजाइम ए में, एसिटिल को एंजाइम ए में बेटा यहां पर बदलता है। और ये एसिटिल को एंजाइम ए फर्दर आगे चल करके सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, सीधी सी बात है। और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अच्छा, तो ऑक्जेलो एसिटेट भी इसको कहते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर आप सॉरी एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटेट मिलकर के सिट्रेट बनाते हैं। तो ऑक्जेलो एसिटेट की अगर हम लोग बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल में ये ऑक्जेलो एसिटेट और ये सिट्रेट ये दोनों आपस में मिलते हैं, और मिल करके बेटा क्या करते हैं, सिट्रेट बनाते हैं। मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, सिट्रेट बनाते हैं। तो सिट्र सॉरी ऑक्जेलो एसिटिक, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस यहां पर आप कहेंगे सर एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए, ये आपस में मिलेगा। मतलब क्वेश्चन यहां पर ये भी बनेगा कि क्रैब साइकिल में एसिटिल को एंजाइम ए को सबसे पहले कौन रिसीव करता है, तो आप कहेंगे सर ऑक्जेलो एसिटेट। क्वेश्चन बना यहां पर देखो, क्रैब साइकिल में
या एसिटिल कोएंजाइम ए को सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले रिसीव करेगा बेटा ऑक्सिलो एसिटेट। ऑक्सिलो एसिटेट मिल करके किसके साथ में, एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में मिल करके कंबाइंड होकर के ये बनाता है सिट्रेट, यानी कि सिट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। तो एसिड को यहां पर एट के नाम से जानते हैं, एट सिट्रेट हो गया, है ना, पायरुवेट हो गया, पायरुविक एसिड को पायरुवेट कह दिए, ठीक है ना। ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा आपका रहा, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जिसको पीपीपी कहते हैं बच्चा, इसका मुख्य कार्य क्या है? एटीपी प्रोडक्शन कराना होता है, एनएडीपीएच प्रोडक्शन कराना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कराना होता है, या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है? तो आप कहेंगे सर इसका मेन फंक्शन होता है एनएडीपीएच का प्रोडक्शन कराना। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट हाइड्रेट का या डाइन्यूक्लियोटाइड का यहां पर क्या करेगा? ये प्रोडक्शन कराएगा कौन? ट्रिपल पी। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर क्या होता है? एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एनएडीपी जो होता है बच्चा, एनएडीपी जो होता है वो चेंज हो जाता है एनएडीपीएच2 में, एनएडीपीएच2 में, ठीक है ना। तो एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कौन करा रहा है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे करा रहा है। अच्छा, एचएमपी संट भी इसको कहते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है एनएडीपी और राइबोज 5 फॉस्फेट बनाना। तो एनएडीपी के साथ साथ ये राइबोज 5 फॉस्फेट भी बनाता है, जो क्या करता है बेटा? जो बायोसिंथेसिस में काम आते हैं। कहां काम आते हैं? बायोसिंथेसिस में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना। नहीं भैया, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मतलब होता है टूटना, ग्लूको मतलब ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लूकोज। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, ठीक है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं इनसे क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा, इनसे क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा, और यही प्रोसेस कहलाता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन नहीं, नहीं ये वाला सही, ठीक है ना। देखो दूसरे नंबर पे अपना मिल गया आंसर। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के माध्यम से होता है, जैसे अमीनो एसिड हो गया, लैक्टेट हो गया, लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड वगैरह हो गए, इनसे बेटा क्या किया जा रहा है? इनसे ग्लूकोज बनाया जा रहा है। तो अमीनो एसिड तो बिल्कुल अलग ही चीज हो गई भाई। अमीनो एसिड तो कहां मिल रहा है बेटा? प्रोटीन बनेगा, अमीनो एसिड मिलकर के बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन बनाएगा एंजाइम, प्रोटीन बनाएगा क्या? एंजाइम। लैक्टेट क्या है? लैक्टेट्स मतलब लैक्टिक एसिड्स, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया लैक्टिक एसिड। ये फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? फैटी एसिड्स होते हैं। अब मेरे बच्चे ये बताओ, फैटी एसिड तो बिल्कुल ही अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, लेकिन इस फैटी एसिड से बन जाएगा ग्लूकोज, इस फैटी एसिड से बनेगा ग्लूकोज, इस प्रोटीन से बनेगा ग्लूकोज, इस अमीनो एसिड से बनेगा ग्लूकोज। और ये सब कौन बनाएगा? तो आप कहेंगे सर ये सब बनाएगा लीवर। कौन बनाएगा? तो आप कहेंगे सर ये सब बनाएगा हमारा लीवर, जिगरा जिसको कहते हैं। जिगर है तो करके दिखाओ, तो जिगर के अंदर तो बहुत जिगर है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो जीवन में, पढ़ भी नहीं रहे हो कायदे से। चलो, ग्लाइकोजेनेसिस किसका संबंध है? तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस की बात हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस जनरेशन की बात हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन तो ही नहीं करेगा, जेनेसिस की बात हो रही है। लिसिस होता तो यहां पर क्या होता? ब्रेकडाउन होता। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस होता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी नहीं भैया, हमारा दूसरा ऑप्शन राइट है, क्योंकि ग्लाइकोजन यहां पर बन रहा है, जेनेसिस मतलब जनरेट। देखो टर्म से यहां पर समझने का प्रयास करना, क्या कर रहा है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, लिसिस का मतलब होता है बच्चा तोड़ना। और यहां पर क्या है? तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन है ना, जेनेसिस जेन, ग्लाइकोजन, ग्लाइको ग्लाइको ग्लाइको, ग्लूको होता तो ग्लूकोज की बात होती, ग्लाइको है तो ग्लाइकोजन की बात होगी। तो ग्लाइकोजन क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, मुख्यतः लीवर में और मसल्स में। लीवर के अंदर होगा और मसल्स के अंदर क्या होता है? इनका फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होता है? देखो लिसिस की टर्म आ गई, बात किसकी आ गई? लिसिस। तो मतलब टूटेगा तो फॉर्मेशन तो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज तो होगा नहीं करेगा। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन या ब्रेक डाउन ऑफ फैट, है ना, फैट का यहां पर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा या ब्रेक डाउन होगा ग्लाइकोजन का। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस और फॉर्मेशन जहां है उसको काट दो। अब लिसिस टर्म है तो सिंथेसिस फॉर्मेशन तो ही नहीं करेगा, बचा दो।
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ना, तो इसका मतलब हो गया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइको टर्म आया तो ग्लाइको से ग्लाइकोजन होगा, याद रखना। ठीक, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, आप आंसर बताओ उसका। क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहा जाता है ना? इट प्रोड्यूस ओनली एटीपी, क्या ये केवल एटीपी बनाता है? इट प्रोड्यूस ओनली ग्लूकोज, क्या ये ग्लूकोज बनाता है? ग्लूकोज तो बनाते नहीं, खत्म करो उसे, ग्लूकोज तो खत्म कर दो। इट पार्टिसिपेट इन बोथ कार्बो, ठीक है, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म प्रोसेस। अच्छा, या इट अकर ओनली इन प्लांट, ये केवल प्लांट में होता है, तो ये भी काट। तो इट प्रोड्यूस ओनली एटीपी, तो नहीं भैया ये केवल एटीपी नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NADPH2 बनता है, FADH बनता है। तो इट पार्टिसिपेट इन बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तीन ऑप्शन यहाँ पर हमारे गलत थे और एक ऑप्शन हमारा सही था। आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाएं। इट प्रोड्यूस ओनली एटीपी नहीं भैया, क्रेब्स साइकिल में आप जानते हैं कि NADPH का भी फॉर्मेशन होता है, FADH का भी फॉर्मेशन होता है, तो केवल एटीपी नहीं बनेगा। ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है नहीं भैया, तो एटीपी बनाएगा ना, तो खत्म करो इसको। इट अकर्स ओनली प्लांट नहीं भैया, ये एनिमल में भी होता है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कैटाबोलिक यानी कि ब्रेक डाउन और एनाबोलिक यानी कि बायोसिंथेसिस दोनों होता है ना। क्रेब्स साइकिल के अंदर आप टूटती हुई रिएक्शन भी देखोगे और जुड़ती हुई रिएक्शन भी देखोगे, क्योंकि यहाँ पर एटीपी, FADH और NADPH ये सब बनता है। और टूट क्या रहा है बेटा? टूट रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये बच्चा होता है कंप्लीट, क्या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि ग्लाइकोलिसिस क्या है ना, और यह कोशिका के किस भाग में होती है। ग्लाइकोलिसिस क्या है और ये कोशिका के किस भाग में होती है। तो चलो भैया देखें, तो ग्लाइकोलिसिस एक महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक पाथवे होता है बेटा। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रूप में हो रहा है। सेल के अंदर कुछ ना कुछ तोड़ा जाएगा, तो जो तोड़ा जाता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, यानी कि जो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है तो 6 कार्बन कंपाउंड से मिलकर के बना होता है। इसका क्रमिक ब्रेकडाउन होता है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, तोड़ा जाएगा, इसको ब्रेकडाउन होगा। और दो मॉलिक्यूल क्या निकलेंगे बेटा? पायरुवेट निकलेंगे। और ये 3 कार्बन कंपाउंड होंगे, यानी कि सीधी सीधी बात यहां पर मोटे तौर पर समझे, एक 6 कार्बन कंपाउंड वाला ग्लूकोज पार्टिकल है बच्चा। इस ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ा जाएगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 3-3 कार्बन में, 3-3 कार्बन में तोड़ दिया जाएगा। और 3-3 कार्बन वाला जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो पायरुविक एसिड होगा। क्या होगा? पायरुविक एसिड, जिसको हम लोग पायरुवेट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे इसको बेटा? पायरुवेट। आज की जो टर्म, आज का जो टर्मिनोलॉजी उसमें पायरुवेट कहते हैं, एक्चुअल में ये पायरुविक एसिड ही होता है। पायरुवेट एसिड को हम लोग एट के नाम से जानते हैं, पायरुवेट कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हमने क्या बताया कि ग्लाइकोलिसिस एक महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें मॉलिक्यूल ग्लूकोज, यानी जिसमें एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन का होता है बेटा। इसको क्रमिक रूप से तोड़ा जाएगा और तोड़ करके इसमें दो पायरुविक एसिड बना दिए जाते हैं, दो मॉलिक्यूलर पायरुवेट बनते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे एटीपी और NADH का निर्माण होता है। केवल एटीपी नहीं बनता, यहाँ NADH भी बनता है। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या बनता है वो सब हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस को एम्बडेन मेयर परनाज, है ना, परनाज EMP पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि यह एरोबिक तथा एनएरोबिक दोनों परिस्थितियों में हो सकती है। इन दो तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस कंडीशंस को एरोबिक रेस्पिरेशन में भी खोजा था और एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी इसको देखा था और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी इसको देखा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस पूरी तरह से कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस मेनली कहां होता है? तो ग्लाइकोलिसिस केवल और केवल पाया जाएगा कोशिका के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया पर निर्भर नहीं करती, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तक ये जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तब जाएगा बेटा जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मैं क्या बता रहा हूं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तब रिएक्शन कंप्लीट होगी जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में यहां पर इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस नहीं हुआ तो एथिल अल्कोहल बनेगा और वो आपके अंदर क्या बना देता है बेटा? वो कहते हैं ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, मसल्स पेन करने लगते हैं, वो इसी का कारण है। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता ही होता है, क्या एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब होता है? जब आप हाई एक्सेस अमाउंट में वर्क करते हो, जैसे आप जिम में जाते हो या आप रनिंग कर रहे हो या आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपके पेन होने लगता है बॉडी के अंदर। वो पेन क्यों हो रहा है बेटा? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है।
क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ग्लूकोज से यहाँ पर जो है ना एनर्जी हाई अमाउंट में निकलना चाहिए थी, वो निकाल ना करके आप यहाँ पर ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी प्राप्त कर रहे हो, और साथ में आप अल्कोहल भी बना रहे हो। तो वो अल्कोहल जो है सिट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए बेटा, आगे लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस में कुल 4 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 2 खर्च हो जाते हैं, इसीलिए नेट गेन 2 एटीपी का ही होता है। तो कभी भी पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में नेट गेन एटीपी कितना होता है, तो 2 ही होता है, इस बात को याद रखना। अच्छा, इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज के विघटन की प्रारंभिक अवस्था है। मतलब ग्लाइकोलिसिस क्या है कि जो ग्लूकोज पार्टिकल हमारा है, ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है बेटा, तो C6H12O6, हमने जो भी खाया उसका लास्ट प्रोडक्ट मेरे लाल यही होता है, और इससे हमें बनाना है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में बनेगी एनर्जी, तो आप कहेंगे सर एटीपी के रूप में एनर्जी बनता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज को शुरुआती दौर में तोड़ा जाता है, जो साइटोप्लाज्म में होकर ऊर्जा प्रदान करती है। और ये कहां हो रही है बेटा, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, और हमको 2 एटीपी का यहां पर क्या दे रही, एनर्जी दे रही, 2 एटीपी दे रही, और 2 एटीपी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और बहुत सारा एटीपी बनाता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आ गया कि पाइरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, बताओ। तो पाइरुवेट है बेटा, इस पाइरुवेट का डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है ना। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट एक वह प्रक्रिया है जिसमें पाइरुवेट यानी कि पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट का मतलब क्या है यार मेरा बच्चा, पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड है। अब आप ये कहेंगे सर ये क्या है, तो यार याद करो ना कि जो ग्लूकोज पार्टिकल होता है, इस ग्लूकोज पार्टिकल को ही तो तोड़ करके ये बनाया जाता है, और प्रोसेस क्या था, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सर ग्लाइकोलिसिस ना, हाँ यार ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़ करके पाइरुविक एसिड बनता है, दैट मींस पाइरुवेट बनता है। अब पाइरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसको डीकार्बोक्सिलेट किया जाएगा, मींस 3 कार्बन कंपाउंड का एक जो रूपांतरण है इसको चेंज किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, मतलब 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है। तो जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये चेंज होगा 2 कार्बन कंपाउंड में, बिकॉज यहां पर एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगी। समझ पा रहे हो बात को, ये पूरा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक कार्बन कंपाउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होगी, बाहर निकलेगी। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव, यानी ऑक्सीजन जुड़ा और क्या बना, डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ठीक है। और ये किससे निकलता है, तो हमेशा याद रखना ये निकलता है आपका एसिटिल को एंजाइम ए से, ठीक है ना। चलो आगे देखिए लिखा हुआ ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। देखिए बहुत सारी बुक्स में मैट्रिक्स लिखा होता है, बहुत सारी बुक्स में ये लिखा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अगर दोनों ऑप्शन आपका आता है कि भाई मैट्रिक्स में हो रहा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हो रहा है, तो आप मैट्रिक्स चूज करोगे। मैट्रिक्स नहीं लिखा है तो आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस चूज करोगे, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। अच्छा, और इसे लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ग्लाइकोलिसिस और यहां पर है बेटा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस से बना पाइरुविक एसिड और पाइरुविक एसिड से बनेगा क्या, एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम में बना इससे, ये एसिटिल को एंजाइम ए स्टार्ट करेगा क्रेब्स साइकिल। मतलब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए यहां पर पाइरुविक एसिड दैट मींस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होना बहुत जरूरी है पाइरुविक एसिड का। जब तक पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तब तक बेटा क्रेब्स साइकिल चलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। चलो भाई आगे देखते हैं, क्योंकि यह ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ती है, सीधी सी बात है। और इस प्रक्रिया में होगा क्या, तो आप देखेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, दैट मींस डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा, मींस यहां पर ऑक्सीजन निकला, पाइरुवेट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहां पर एक NADPH का फॉर्मेशन करेगा। तो एक NADH2 का क्या करता है बेटा, निर्माण कर देता है, NADH2 में परिवर्तित होता है ना।
और अंत में एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो भैया पायरुवेट से बना क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या क्या निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकला, यानी एक की बात हो रही है तो यहां पर बनते दो हैं, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, है ना, दो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, और दो एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया, दो NADH2 निकल गए, दो NADPH2 निकलेंगे बेटा, याद रखना इस बात को। चलो आगे देखिए लिखा हुआ यह अभिक्रिया पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, क्या है ये बेटा, ये एक आपका एंजाइम है। तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यानी PDC, पायरुवेट डीकार्बोक्सिनेज है ना, कॉम्प्लेक्स के द्वारा कैटालाइज की जाती है। यानी कि यहां पर मेरे बच्चे एक एंजाइम होगा, इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके पास में है सीजर मतलब कैंची, और कैंची से ये रिएक्शन को काट काट के बराबर करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि देखो, जैसा जो पायरुवेट है इसको, है ना, इसको एस्टिल को एंजाइम में तोड़ा जाएगा, तो एक को एंजाइम ए यहां पर आएगा, समझो इस बात को। पायरुवेट के साथ में को एंजाइम ए ऐड होगा, जब को एंजाइम ए ऐड होगा, को एंजाइम ए ऐड होगा बेटा, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या होगा कि एसिटिल को एंजाइम ए बन जाएगा। क्या बन गया, एसिटिल को एंजाइम ए बन गया। इसके साथ साथ इसी रिएक्शन में आप देखोगे, इसके साथ साथ इसी रिएक्शन में आप देखोगे कि यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी लगेगा, H2O लगेगा। इसके साथ साथ यहां पर जब वाटर मॉलिक्यूल लगा बेटा, क्या लगा, वाटर मॉलिक्यूल लगा, और इसके साथ साथ बेटा NADH भी आएगा, NADH भी आएगा, NADH पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। ये क्या करेगा, NADH हाइड्रोजन आयन को पकड़ेगा, इसको हाइड्रोजन आयन को पकड़ेगा और निकाल देगा NADH2, यानी कि ये टूटेगा ना, ये टूटेगा। और यहां पर आप देखने पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसमें से क्या होगा, एक कार्बन ये बेटा, एक कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से मिलकर के ये निकल गया बाहर, CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन जो था NADH प्लस से जुड़ करके बना दिया NADH2 या NADH बनाएगा। और एक NADH से बेटा 3 ATP फॉर्मेशन होते हैं, याद रखना। एक NADH2 के टूटने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 ATP का निर्माण होता है। एक NADH2 3 ATP बनाता है, और एक FADH बनाता है 2 ATP। NADH बनाता है 3, FADH बनाता है 2, ठीक है ना, एक एक की बात हो रहा है। सिग्निफिकेंस की बात करें हम लोग, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना इसको। महत्व की बात करें तो यहां पर देखिए, यह रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन का महत्वपूर्ण चरण है। एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है उसको ये दर्शाता है, एरोबिक होगा तभी ये वाली अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्रेब्स साइकिल में प्रवेश के लिए एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण आवश्यक है, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक क्रेब्स साइकिल होगा नहीं। और एनर्जी प्रोडक्शन में योगदान देता है, यानी कि एनर्जी को बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने अभी अभी बताया कि वह प्रक्रिया जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जैसे आप लैक्टेट की बात करें, ग्लिसरॉल की बात करें, है ना, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स की बात करें, इनसे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वो कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, और जीनेसिस मतलब फॉर्मेशन। यानी कि शरीर के अंदर हमारा लीवर क्या करेगा, ऐसे पदार्थों को पकड़ेगा जो पदार्थ से ग्लूकोज नहीं बनते, उनसे भी ये ग्लूकोज बना देगा, ठीक है ना। तो इसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, यह प्रक्रिया मुख्यतः लीवर तथा आंशिक रूप से किडनी में, मतलब पार्शियली फॉर्म में किडनी में होती है, मेनली ये लीवर में होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को ग्लाइकोलिसिस की रिवर्स पाथवे माना जाता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, जिसमें आप देखते हैं ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पार्टिकल तोड़ा जाता है, टूट रहा होता है। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा है बच्चा, आप ग्लूकोनियोजेनेसिस में देख रहे हैं कि ग्लूकोज बन रहा है, तो ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। हालांकि इसके कुछ स्टेप अलग एंजाइम द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो कुछ ऐसे स्टेप हैं जो अलग एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन होते वैसे ही हैं। अच्छा, जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, जैसे आप फास्ट रखते हो, फास्टिंग करते हो, या स्टार्वेशन की कंडीशन में आप हो, है ना, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा
ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, वो लेवल बरकरार ही रहेगा, ये हमारा लीवर ध्यान रखता है और इंसुलिन हार्मोन ध्यान रखता है। अगर ये गड़बड़ाता है तब आपको डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यह विशेष रूप से ब्रेन और आरबीसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिन्हें निरंतर ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। मतलब हमारी आरबीसी को, है ना, और हमारे दिमाग को हर टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमारा लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। मतलब आपने कुछ नहीं खाया, कुछ आपने हेल्दी नहीं खाया, या आपने खाना ही नहीं खाया, फास्टिंग करी है ना, या कई दिनों से आप भूखे हैं, उपवास में हैं, तब क्या होगा बच्चे, तब आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर आपका लीवर ग्लूकोज बनाएगा, और उन पदार्थों से ग्लूकोज बनाएगा जिन पदार्थों से ग्लूकोज बनने का कोई चांस नहीं है, या उनका ग्लूकोज से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मीन्स क्या होता है कि उनके स्ट्रक्चरल को क्या करता है, चेंज करता है। जो स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन होता है बच्चा, उसको चेंज करके ये ग्लूकोज पार्टिकल बना देता है। ठीक है ना। अच्छा देखिए लिखा हुआ इस प्रकार, ग्लूकोनियोजेनेसिस शरीर में ग्लूकोज की उपलब्धता बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है। हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, इसका ध्यान कौन रखता है, लीवर, और लीवर रखता है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा चौथा यहां पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे से आप क्या समझते हैं भैया, बताओ। तो आप कहेंगे सर, एम्फीबोलिक पाथवे वह मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में भाग लेती है। अर्थात यह पाथवे एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रदान करती है, और दूसरी ओर वही पाथवे विभिन्न बायोसिंथेसिस रिएक्शंस के लिए आवश्यक इंटरमीडिएट भी उपलब्ध कराती है। मतलब एक तरफ आप देखेंगे कि इसी रिएक्शंस के अंदर, एक तरफ आप देखेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके एनर्जी बनाया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे बेटा, इसी पाथवे के अंदर कि बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए कुछ आवश्यक, कुछ रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट्स भी यहां पर तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में जुड़ करके क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में जुड़ करके बनाता है आपका सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना, सिट्रेट बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। इस सिट्रिक एसिड को जब तोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाएगी, कैटाबोलिक प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को तोड़ने के समय आप यहाँ पर देखेंगे कि NADH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है, FADH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स या इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कॉमन प्रोसेस जिसके अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो और कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो, उसको हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबोलिक, दोनों तरफ चलने वाला। समझ में आ रहा है ना। अब क्रेब्स साइकिल इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भैया, तो क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल एक प्रमुख एम्फीबोलिक पाथवे है। क्यों, क्योंकि इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, जो कि एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। भाई आपने एसिटिल कोएंजाइम ए का यूज करके क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन कराया, ऊर्जा बनाया। और वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि इंटरमीडिएट, जैसे आप ऑक्जेलो एसीटेट की बात करते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटरेट की बात करते हैं, है ना, अमीनो एसिड और अन्य कंपाउंड्स के सिंथेसिस में उपयोग होते हैं। तो ऑक्जेलो एसीटेट हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट हो गया, ये सब अमीनो एसिड को बनाने के लिए एक एसेंशियल कंपाउंड्स है बेटा, और ये एनाबॉलिक, है ना, फंक्शंस को कर रहे हैं। तो कैटाबॉलिक भी बना रहा है, एनाबॉलिक भी बना रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो एम्फीबोलिक पाथवे है ना, एक ऐसा मार्ग है जो उत्पादन और जैव अणुओं के निर्माण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये प्रोडक्शन में भी निर्माण कर रहा है, प्रोडक्शन को भी बनाने में काम कर रहा है, और ऊर्जा को भी क्या कर रहा है बच्चा, बनाने में काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होता है भैया। पहली बात तो फास्फोराइलेशन क्या होता है ना, और ऊपर से बात आ गई सबस्ट्रेट लेवल की, तो समझो भाई क्या होता है। तो आप कहेंगे सर, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का निर्माण सीधे किसी हाई एनर्जी सबस्ट्रेट से, है ना, फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर द्वारा होता है। मतलब डायरेक्ट एटीपी का निर्माण हो गया, एडीपी आया, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट आया, एक फॉस्फेट जोड़ करके एटीपी का बना दिया, तो डायरेक्ट यहां पर एडीपी से एटीपी बन गया, है ना, बिना किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एफएडीएस2 भेजा जाता है, एफएडीएस2 को भेजा जाता है, जिनसे एफएडीएस से 2 एटीपी और एनएडीएस2 से 3 एटीपी बनाए जाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एडीपी आया, पकड़ा एक फॉस्फेट लेकर के निकल गया, बना दिया एटीपी। समझ पा रहे हो, डायरेक्ट बन गया।
इस प्रक्रिया में एक फॉस्फेट ग्रुप सीधे सबस्ट्रेट से एडीपी को ट्रांसफर होकर के एटीपी बनता है। तो मैंने बताया ना, एडीपी से क्या होता है बेटा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है डायरेक्ट। और यही क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, यानी कि फास्फोराइलेशन कहने का मतलब ही हो गया फॉस्फेट मॉलिक्यूल को जोड़ना। और सबस्ट्रेट लेवल पर दैट मींस कुछ ऐसा सबस्ट्रेट है जिससे फॉस्फेट डायरेक्ट निकल करके आया और एडीपी के साथ में जुड़ा और बना दिया क्या, एटीपी। जैसे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आप देखते हो एडीपी आकर के एटीपी लेकर के चला जाता है। भाई हमारा 1,6 बिस फ्रक्टोज फॉस्फेट बनता है ना। इससे फॉस्फेट मॉलिक्यूल धीरे धीरे निकलते हैं और निकल करके क्या बना देता है बेटा, एटीपी बना देता है। ठीक है ना। यह एक डायरेक्ट फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है, याद रखना। ये कहां होती है, तो आप कहेंगे सर ग्लाइकोलिसिस में देखो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट आपका बनता है। इसमें 3 फास्फोग्लिसरेट जो होते हैं, यानी कि 3 नंबर 3 फास्फोग्लिसरेट का मतलब 3 नंबर पे जो, यानी तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल पाया जा रहा है वो फास्फोइनॉल पाइरुवेट पीईपी है ना। फास्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट में चेंज हो जाता है और क्रेब्स साइकिल के एक चरण में आपको देखने को मिलती है। तो क्रेब्स साइकिल के एक स्टेप में एटीपी एटीपी से एटीपी बनता है। तो क्रेब्स साइकिल के स्टेप में आप सारे स्टेप में एक एटीपी बनाओगे और ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप में डायरेक्ट एक एटीपी बनाओगे। तो पूरी प्रक्रिया का अगर हम लोग देखें तो पूरे एक ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ने पर है ना, जो डायरेक्ट एटीपी बनते हैं वो कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। मतलब एक से कितने बनने बेटा, 3 बनने हैं। दो, 1 से 4 बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पाइरुवेट से यहाँ पर 1 बनना है और ग्लाइकोलिसिस से 2 बने थे। ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस 2 बने थे, तो एक पाइरुवेट से एक उधर बना, एक पाइरुवेट से एक इधर, मतलब 4 एटीपी आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप कहेंगे सर यह प्रक्रिया एनएरोबिक कंडीशंस में भी एटीपी प्रदान करती है। मतलब जब आपका मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर भी एटीपी बनाएगा और ये एनर्जी प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन संभव ना हो। यानी कि जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं हो रहा है डायरेक्ट, जाहिर सी बात है आप बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हो तो उस समय आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर एटीपी बनाना सीखेंगे, मतलब बनाएगा हमारा बॉडी। तो ये हमारे पांचों क्वेश्चन शॉर्ट निपट गए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा ग्लाइकोलिसिस का विस्तृत वर्णन करना है, इसके विभिन्न चरणों एवं ऊर्जा का उत्पादन करना है। मेरे बच्चे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा है और यहाँ पर बेटा इसी का कन्वर्जन आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस एक महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको फटाफट पढ़ेंगे, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, एक क्रमिक विघटन होकर के 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनाते हैं जो कि 3 कार्बन के होते हैं। इसे एमडन मेयरहॉफ और परनाज ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। और यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में ही होती है और ये एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों परिस्थितियों में हो सकती है। ये बात आप याद रखिएगा, इतना तो आपको याद ही रखना है। अब स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा स्टेप यहां पर रहता है, तो देखिए जो ग्लूकोज पार्टिकल है दिख रहा है ना आप सभी को, जो ग्लूकोज पार्टिकल है बेटा, मैं इसको यहां पे कर लेता हूं। जो हमारा ग्लूकोज पार्टिकल है 6 कार्बन का, इसमें एक एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में एक एटीपी यहां पर आएगा और एटीपी जो क्या करेगा यहां पर फास्फेट मॉलिक्यूल जोड़ देगा और एडीपी के रूप में बाहर निकल जाएगा, रिलीज होगा। दैट मींस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में बाहर निकल गया। तो ग्लूकोज जो हमारा है उसके ऊपर 2 काम हुआ, एक तो एटीपी आकर के इसके ऊपर आया। एटीपी क्यों आया, इसको एक्टिवेट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को चालू करने के लिए या कोई भी काम कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। आप मान लीजिए अगर हमारे ऐप के अंदर आकर के पढ़ेंगे तो आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और कैसे एक्टिवेट करोगे बेटा, आप उसमें पैसा डालोगे तब वो कोर्स आपको खरीदने को मिल जाएगा और खरीद करके आप उस कोर्स को आसानी से पढ़ सकते हो, सीधी सी बात है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में एनर्जी कौन है, पैसा, और बॉडी के जीवन में एनर्जी कौन है, एटीपी। तो एटीपी आकर के इसको एक्टिवेट करेगा ग्लूकोज को, और साथ ही में यहां पर एक कौन होगा, मीडिएटर होगा। इस मीडिएटर का नाम है एंजाइम, और एंजाइम क्या है बेटा, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंट में एटीपी आकर के ग्लूकोज से बम्बार्टमेंट करेगा और ग्लूकोज जो होगा बेटा चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी कि यहां पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर जुड़ा है। इसका नाम क्यों पड़ा, देखो हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है ना, इसके साथ साथ आईयूपीएसी नेम आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। आईयूपीएसी आपका यहाँ पर ये बताता है कि आपको नाम कैसे करना, नामकरण कैसे होता है किसी रिएक्शन का। तो जिस पर जो फॉस्फेट लगा होता है, जिस पर जो मटेरियल लगा होता है, ग्रुप लगा होता है, उसको हम उस लेवल पर बना लेते हैं। और हमें मालूम है कि हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन का है,
तो यहाँ पर 6 फॉस्फेट इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि कार्बन नंबर 6 के ऊपर फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर के जुड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे क्या होगा बेटा, आइसोमेरिज्म होगा। एक आइसोमेरेज एंजाइम, एक आइसोमेरेज नामक एंजाइम आएगा। ये आइसोमेरेज क्या करेगा, इसको आइसोमर में चेंज कर देगा, आइसोमर में बना देगा, आइसोमेरिज्म। और ये प्रक्रिया कहलाएगी आइसोमेरिज्म्स, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब जो रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन वापस भी हो सकती है ना। लाइक जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, क्या होगा, बस खाली चेंज हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म और ग्लूकोज से बन जाएगा फ्रक्टोज। समझ पा रहे हो बेटा, ग्लूकोज से केवल क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। थर्ड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, याद रखना, ठीक है। मींस ग्लूकोज चेंज इनटू द फ्रक्टोज, लेकिन फ्रक्टोज भी कितने कार्बन का है भैया, 6 कार्बन का, और छठे कार्बन पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा ही लगा है, इसीलिए इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बोलेंगे। अब जैसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, याद रखना बेटा, यहां पर अगेन एक एटीपी आएगा, यहां पर अगेन एक एटीपी आया, यहां पर एटीपी लगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगेन यहां से निकलेगा, और एक एटीपी से जब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो 3 की जगह अब कितने बचेंगे, 2। टी का मतलब बच्चा ट्राई है, मतलब ट्राई फॉस्फेट यहां पर आए, 3 फॉस्फेट आए, 3 में से एक फॉस्फेट यहां पर रुक गया, बचे कितने, 2, तो डाई बचे, ये 2 फॉस्फेट निकल गए, तो डी मतलब डाई हो गया, टी मतलब ट्राई हो गया। तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में फंस जाए। तो एटीपी से एक फॉस्फेट जुड़ा, 2 बचे हैं, वो निकल गए बाहर एडीपी के रूप में। अब यहां पर क्या था भैया, एक एंजाइम और आया जिसको हमने बोला फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है मेरे बच्चे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। अब ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 क्या करेगा, इस फॉस्फेट को जो एटीपी से इसने लिया, ये कार्बन नंबर 1 पर जाकर के जोड़ेगा फ्रक्टोज के। कहां जोड़ेगा, कार्बन नंबर 1 पर जोड़ेगा, इसीलिए इसको फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 कहा गया। और जो बनेगा मटेरियल वो कहलाएगा फ्रक्टोज। कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फॉस्फेट जोड़ा किसने, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ने, और छठे पे तो जुड़ा ही था, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,6, और बिस, बिस मतलब 2 फॉस्फेट, समझे ना, 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब क्या होगा कि ये जो 1,6 बिस फॉस्फेट जैसे बनेगा, ये 2 फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ये टूटेगा और टूट करके एक बनाएगा DHAP। एक क्या बनेगा बेटा, DHAP, और एक यहां पर प्रोडक्ट बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब एक जो यहां पर DHAP बना, ये DHAP भी चेंज होकर के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा। तो 3 यहां पर जो है ना बेटा, DHAP जो है, ये DHAP ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होगा, है ना। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या होगा बेटा, चेंज होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता रहेगा ना, बिल्कुल होगा। तो एक ग्लिसरल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट है वो आगे फर्दर काम करेगा, क्या करेगा कि भैया यहां पर जो 1 कॉमा सॉरी यहां पर देखो, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट कहने का मतलब कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा है, कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इसीलिए तो उसको कह रहे हैं, जैसे मान लो 3 कार्बन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये आपका कहला रहा है ग्लिसरल्डिहाइड, तो 3PgALD इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, 3PgALD, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3PgALD। अब क्या होगा समझो, इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर, मतलब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा किसमें बेटा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहां पर एक NADH बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक NADH बन जाएगा, ठीक है ना। एक NADH क्या होगा बेटा, बनेगा। और जैसे एक NADH यहां पर बना, अब क्या होगा कि जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था बेटा, इस 1,3 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के ऊपर एक ADP आएगा। कौन आएगा बेटा, ADP आएगा,
ये एडीपी यहां से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को निकालेगा और निकाल करके जोड़ करके बना देगा क्या, एटीपी। तो एक एटीपी हमारा यहां पर बन गया, तो यानी कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल चला गया और बचा क्या हमारे पास, 3 फास्फोग्लिसरेट। हमारे पास क्या बचा बेटा, 3 फास्फोग्लिसरेट, क्योंकि यहां पर आप दूसरे नंबर पे बेटा क्या लगा है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा है, सॉरी 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे, तीसरे कार्बन पे अभी फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा है। यहां पर पहले मॉलिक्यूल पे था और तीसरे पे था, तो पहले वाले से क्या हुआ, एटीपी एडीपी आया, एटीपी ले गया, बचा क्या तीसरे नंबर पे। अब क्या होगा कि ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये कूद करके आएगा दूसरे नंबर पे कार्बन पे, तो 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। इसने भी क्या किया, बस खाली फॉस्फेट मॉलिक्यूल आगे चेंज हुआ, दूसरे नंबर पे आया। अब ये 2 फास्फोग्लिसरेट जो होगा बेटा, ये 2 फास्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा फास्फोइनॉल पाइरूवेट में, यानी पीईपी में, पेप में। किसमें चेंज होगा बेटा, पेप में चेंज होता है, पेप, फास्फोइनॉल पाइरूवेट में। अब जो फास्फोइनॉल पाइरूवेट है बेटा, यानी कि यहां पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बचा है, तो इस फॉस्फेट को लेने के लिए एडीपी आएगा, एडीपी आएगा और फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यहां से निकालेगा, इससे जोड़ेगा और जोड़ करके एटीपी का निर्माण कर देगा। एटीपी का क्या कर देगा बेटा, निर्माण। और जैसे एटीपी बन जाएगा तो 3 कार्बन युक्त बन जाएगा पाइरूवेट, और पाइरूवेट कहने का मतलब ये हो गया पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड। तो मेरे बच्चे पाइरूविक एसिड किससे बना, तो फास्फोइनॉल पाइरूवेट से बना। फास्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूविक एसिड बना, कैसे बना, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलने के बाद, ठीक है ना। एटीपी बनेगा और ये पाइरूविक एसिड में चेंज। चल भैया समझ में आ गया। अब यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है। ग्लाइकोलिसिस के दो मुख्य चरण होते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। पहला जो है, यहां पर आप देखेंगे कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज रहता है, यानी पहले चरण में आप देखेंगे एनर्जी लगा, तो इस चरण में 2 एटीपी खर्च होते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम जो होता है हेक्सोकाइनेज लगता है यहां पर पहले चरण में। दूसरे में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, एंजाइम यहां पर लगता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जिसको पीकेएफ 1 कहते हैं। ये तो हमारा पहला फेज हो गया। दूसरे फेज में आप देखोगे कि एनर्जी पेइंग ऑफ फेज, एनर्जी पे ऑफ फेज होगा, मतलब यहां पर एटीपी बनेगा। तो इस चरण में एटीपी और एनएडीएच का निर्माण होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होते हैं ये बनते हैं, और प्रत्येक से एक एनएडीएच बनता है, यानी कि यहां पर 2 एनएडीएच बन जाएगा। कितने बन गए, 2 एनएडीएच बन गया, और 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन द्वारा बनते हैं, अंत में 2 पाइरूवेट बनते हैं। तो 2 एटीपी यहां पर बन जाएंगे, है ना, और 2 पाइरूवेट बन जाएंगे, 2 अंत में पाइरूवेट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। चलो देख लेते भैया, एनर्जी यील्ड इन ग्लाइकोलिसिस। एटीपी का यूज कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर एटीपी का यूज होता है 2, 2 एटीपी बने। कितने एटीपी बनते हैं बेटा, तो जो एटीपी बनते हैं वो बनते हैं 4। कितने एटीपी बनते हैं, 4। 4 एटीपी बने लेकिन 2 यूज हुए, तो नेट गेन कितना एटीपी हुआ, मैंने बताया कि एटीपी बने कितने, तो एटीपी बने 4, क्योंकि आपके 2 यहां पर क्या है बच्चा, 2 यहां पर, एक तो डीएचएपी है और दूसरा क्या है बेटा, फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 3 पीजीएलडी है। तो 3 पीजीएलडी और डीएचएपी चेंज होकर के 3 पीजीएलडी में चेंज होता रहता है ना, फास्फो 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इनसे आपका एटीपी बनता है, तो दोनों से 4 बनेंगे ना, 2 खत्म हो चुके हैं तो 2 बचे, तो नेट गेन एटीपी आप कहोगे सर 2, तो टोटल 2 ही एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। एनएडीएच कितने बनते हैं, तो आप कहेंगे सर एनएडीएच 2 बनते हैं, एनएडीएच 2 बनते हैं अलग अलग, ठीक है। और पाइरूवेट की बात करें तो कितने बनते हैं, तो 2 बनते हैं, तो पाइरूवेट भी हमारे 2 बनते हैं, एनएडीएच भी 2 बनते हैं, एटीपी 2 बनता है, मतलब बनते 4 हैं, टोटल 4 बनते हैं, लेकिन 2 खत्म हो जाते हैं, है ना, 2 यूज हो जाते हैं तो 2 बचे। अच्छा, एरोबिक कॉम्बिनेशंस में 2 एनएडीएस के लगभग 6 एटीपी बन सकते हैं, यानी कि एक एनएडीएस से, एक एनएडीएच से कितना बना, 3 एटीपी बनते हैं, तो 2 से कितना बन जाएगा बेटा, 6 एटीपी बन जाएगा। और ये 6 एटीपी तभी बनेगा बेटा जब ये क्रैब साइकिल में, सॉरी, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, ईटीएस में जाएगा, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा। कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और वही एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें एनएडीएच जो होता है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एनएडीएच बनता है यहां पर भी, ऑक्सीजन के प्रेजेंट एब्सेंट में भी। तो एनएडीएच क्या करता है बेटा, लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। और यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप लोग हार्ड वर्क करते हो ना,
तेजी से काम करते हो तो हमारे मसल्स को बहुत जल्दी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ही क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। एनर्जी चाहिए ज्यादा तो ग्लूकोज जो है टूट जाता है ऑक्सीजन के बिना ही, और टूटेगा तो क्या बनाएगा भैया, एटीपी तो बनेगा। कितना बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर पायरुविक एसिड ना होकर के एथिल अल्कोहल होगा, है ना। और यहाँ पर जो एनएडीएच बन रहा है, एनएडीएच कितना बना, 2 एनएडीएच बना एक ग्लूकोज से। तो ये एनएडीएच बेटा चेंज हो जाता है किसमें, लैक्टेट में। याद रखना, दिमाग में बिठा कर रखना, फिट रखना कि लैक्टेट कौन बनाता है, लैक्टिक एसिड कौन बनाता है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोड्यूस एनएडीएच होते हैं ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। कब करते हैं, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो क्या हमारे बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। जब हार्ट, आप यार एक मसल्स को आप जिम में जाकर के ट्रेन कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, है ना, आप हाथ ऐसे ऐसे बार बार करोगे तो आपका ये पेन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इस मसल्स में एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी बनाने के लिए हमारा बॉडी, हमारा सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन से 2 एटीपी बनाना शुरू कर देता है ना। एटीपी बनता है, साथ में एनएडीएच बनता है, और जो एनएडीएच होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और यही दिक्कत करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें बेटा तो यह रेस्पिरेशन की प्रारंभिक अवस्था होती है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी एटीपी प्रदान करती है, और पाइरुवेट आगे क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। ब्रेन और आरबीसी के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है कौन, आपका ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आ गया, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, इसका वर्णन करिए तथा इसकी जैविक महत्ता के बारे में बताइए। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। टीसीए क्यों कहते हैं इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि 3 कार्बन युक्त शर्करा यहाँ, सॉरी 3 कार्बन युक्त जो है ना प्रोडक्ट यहाँ पर आकर के जुड़ते हैं भी कहा जाता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक महत्व चरण होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर टूटा है तब एसिटिल कोएंजाइम में बना होगा तो यहाँ पर आया होगा। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होती है और इसका मुख्य कार्य एसिटिल कोएंजाइम ए का पूर्ण ऑक्सीडेशन, पूर्ण विघटन करना होता है और ऊर्जा का उत्पादन कराना होता है ना। एफिनिटी कम रहेगी इसकी। चलो भैया समझते हैं, पूरे प्रोसेस को समझते हैं, है ना। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बेटा दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा मैं इसको अलग से लिख भी दूंगा। एक्चुअल में देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एसिटिल को एंजाइम ए जो हमारा लिंक रिएक्शन के माध्यम से बना, लिंक रिएक्शन के माध्यम से बना, है ना। लिंक रिएक्शन किसके बीच में होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर पायरुविक एसिड के बीच में होता। तो पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड में को एंजाइम ए आकर के जुड़ा, जिससे क्या बना, एसिटिल को एंजाइम ए। और ये बेटा 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। क्योंकि जो पायरुविक एसिड होता है बेटा ये हमारा 3 कार्बन का होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, याद रखना। यहां से एक कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है वाटर की प्रेजेंस में। निकला कि नहीं निकला, तो बाहर निकल गया, तो बचा यहाँ पर कितना, 2। तो 2 कार्बन युक्त हमारा क्या होता है बेटा, एसिटिल को एंजाइम में 2 कार्बन युक्त होता है। और वहीं आप देखते हैं कि इस एसिटिल को एंजाइम ए को इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्रेब्स साइकिल में, कहां पर बेटा, क्रेब्स साइकिल में इसे रिसीव करने वाला, तो देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, एसिटिल को एंजाइम को सबसे पहले कौन रिसीव करता है, तो रिसीव करेगा सबसे पहले एक 4 कार्बन युक्त कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटेट। इसे बेटा हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिड, ठीक है। तो ये बेटा ऑक्जेलो एसिटेट कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। जब 4 कार्बन युक्त कंपाउंड 2 कार्बन युक्त कंपाउंड से मिलेगा तो कितना बनेगा बेटा, 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बन जाएगा। 4 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, मिल गए 6। तो 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बना कौन, सिट्रेट, जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं बेटा, सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। और इसी कंपाउंड, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है बेटा, ये क्या है, इस क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो सिट्रिक एसिड ही होता है, सिट्रेट ही होता है, 6 कार्बन युक्त होता है। अब सिट्रिक एसिड के बीच में अब यहां पर क्या होगा बेटा, आइसोमेरिज्म होगा। आइसोमेरिज्म होगा तो सिट्रेट जो होगा वो आइसोसिट्रिक में चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस खाली 6 कार्बन युक्त ही है, ये आइसोसिट्रेट में आ गया चेंज। सिट्रेट जो होगा वो आइसोसिट्रेट में होगा चेंज। अब आइसोसिट्रेट में चेंज होने के बाद में यहां पर आप देखेंगे कि वाटर लगेगा और वाटर से निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और मेरे बच्चे क्या निकलेगा, NaDH। तो NaDH यहां पर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। आइसोसिट्रेट जो होगा, जब NaDH एक हाइड्रोजन आयन यहां से निकल जाएगा और
कार्बन यहाँ पर निकल जाएगा तो 5 कार्बन, मतलब 6 कार्बन से 1 कार्बन निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बचा 5 कार्बन। तो 5 कार्बन युक्त जो कंपाउंड होगा इसको बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो सेकंड स्टेबल कंपाउंड जो यहाँ पर बनता है वो बनता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट में अगेन बच्चा आप देखेंगे एक हाइड्रोजन आयन NADH से जुड़ करके NAD प्लस से जुड़ करके NADH बनाता है, और अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्या होगा बच्चा, अगेन यहां पर क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर निकला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, यानी कि 2 कार्बन यहां से रिलीज हो गए, बचा क्या, 4 कार्बन युक्त कंपाउंड। अब जो 4 कार्बन युक्त बेटा कंपाउंड होगा इसको हम लोग कहेंगे सक्सिनिल को एंजाइम ए, क्योंकि यहां पर को एंजाइम ए अभी लगा हुआ है, जुड़ा है, इसको बोलेंगे सक्सिनिल को एंजाइम ए। अब बेटा देखो यहां पर सक्सिनिल को एंजाइम ए से क्या होगा, जीटीपी, जिसको एटीपी ही हम लोग बोलते हैं, है ना, तो जीटीपी या एटीपी बनेगा। तो यहां पर डायरेक्ट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल गया, सक्सिनिल को एंजाइम ए से फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज, एटीपी बना। यही एक ऐसी प्रक्रिया है, यही बोला गया कि जो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पर जो एटीपी फॉर्म हो रहा है, तो क्रेब्स साइकिल में एक जगह पर आपको मिलेगा, तो यहीं पर मिल रहा है। इसके बाद आप कहीं पर भी देखेंगे एटीपी फॉर्म नहीं होगा। तो एटीपी केवल कहां बनेगा, सक्सिनिल को एंजाइम ए से जब ये सक्सिनेट में चेंज होता है तब एटीपी का निर्माण होता है। याद रख पाओगे, सक्सिनिल को एंजाइम ए जब सक्सिनेट में चेंज होगा, सक्सिनिक एसिड में चेंज होगा, सक्सिनिल को एंजाइम ए जब सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड में चेंज होगा तब एटीपी इस बीच में बनता है, ठीक है ना। अब सक्सिनेट पे क्या होगा बेटा, यहां पर FADH2 का निर्माण होता है, यानी कि अभी NADH2 आ रहा था, अब यहां पर हाइड्रोजन आयन को निकाला जाएगा FAD के माध्यम से, तो FADH यहां पर आएगा, FAD आएगा और 2 हाइड्रोजन आयन को लेकर के भाग जाएगा, तो FADH2 बन गया, ठीक है। जब ये FADH2 बनेगा सक्सिनेट के बाद, यानी सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, FADH2 बना, तो ये सक्सिनेट चेंज हो जाएगा फ्यूमरेट में। तो ये याद रखिएगा बेटा, सक्सिनेट चेंज हुआ किसमें, फ्यूमरेट में, और फ्यूमरेट चेंज हो जाएगा बेटा मेलेट में, फ्यूमरेट मेलेट में, और ये सब 4 कार्बन युक्त शर्कराएं हैं, सॉरी 4 कार्बन युक्त कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब मेलेट से क्या होगा, अगेन यहां पर हाइड्रोजन निकलेगा और NADH बनेगा, NADH बनेगा, और जब NADH बनेगा तो मेलेट चेंज हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, है ना, ऑक्जेलो एसीटेट में, और ऑक्जेलो एसीटेट क्या कर रहा था, एसिटिल कोएंजाइम को रिसीव कर रहा था, दैट मींस रीजनरेट हो जाएगा किसका, रीजनरेटेड हो जाएगा कौन, ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट किससे बनेगा, तो मेलेट से बनेगा, इस बात को याद रखना। तो क्वेश्चन यहां पर बनता है आपका, जहां जहां क्वेश्चन बनता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को, इसको दोबारा से बच्चे एक बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा क्रैब साइकिल को और भी डिटेल में समझें, इसके मुख्य चरण के बारे में बात करें, कौन कौन से मेन स्टेप इसके हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर क्रैब साइकिल के प्रमुख चरण में आप देखेंगे कि जो Km वैल्यू होती है बताती है कि एंजाइम, ओ शिट, ये तो वही हो गया यार, ये तो एंजाइम वाला यहाँ पर छपा हुआ, सक्सिनेट फ्यूमरेट में बदलेगा, अच्छा ये वाला आप हटा दो, ये हट जाएगा, ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, कंडीशन में कितना बराबर, ये नहीं लिखना है। अब क्रैब साइकिल के प्रमुख चरण में सबसे पहला आप देखेंगे यहां पर क्या है, एसिटिल को एंजाइम ए प्लस ऑक्सिलेट, मतलब एसिटिल को एंजाइम ए सबसे पहले ऑक्सिलेट के साथ में आकर के जुड़ेगा और क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है। यहां पर एंजाइम लगता है सिट्रेट सिंथेटेज, एंजाइम कौन सा लगा, सिट्रेट सिंथेटेज, याद रखना। दूसरा होता है बेटा आइसोसिट्रेट, मतलब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में बदलेगा, आइसोसिट्रेट अल्फा ग्लूटो में बदलेगा, एक NADH निकलेगा यहां से, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखो ना भैया, जो आइसोसिट्रेट था ये अल्फा ग्लूट्रेट में चेंज हुआ, यहाँ पर एक NADH बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वही चीज बता रहा है, यहाँ पर डिटेल में लिखा है। अब अल्फा ग्लूटोग्लिटरेट जो है ना सक्सिनिल कोएंजाइम ए में चेंज होगा, तो यहाँ पर एक NADH बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 NADH बन चुके। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में चेंज होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर ATP या GTP बनता है, और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन देखने को मिला। फिर सक्सिनेट जो होता है बच्चा वो फ्यूमरेट में चेंज होता है, एक FADH बनेगा, तो फ्यूमरेट जब बनेगा तो FADH बनेगा, F से FADH, F से फ्यूमरेट, तो सक्सिनेट चेंज इनटू द फ्यूमरेट, निकला क्या, FADH2। अब फ्यूमरेट जो होगा वो मेलेट बनाएगा, है ना, और मेलेट से क्या बनेगा, ऑक्सिलो एसीटेट बनेगा। तो फ्यूमरेट देखो क्या कर रहा था बेटा, फ्यूमरेट से मेलेट बनना, तो मेलेट से ऑक्सिलो एसीटेट बनना था, लेकिन इस बीच में कुछ निकला नहीं,
है ना, तो लिखा नहीं, तो फ्यूमरेट से बनेगा बेटा क्या, मेलेट, कुछ नहीं प्रोड्यूस होगा, और मेलेट से बनेगा ऑक्सिलेट, और यहां पर आप देखेंगे एक NADH बना, एक NADH बना। अब टोटल अगर हम लोग यहां पर देखें क्या क्या बना, तो वो हम समझते हैं। तो NADH कितने बने बेटा, तो 3 NADH बनते हैं एक ग्लाइकोल एक क्रफ साइकिल में। देखो कैसे बने कि नहीं बने, टोटल 6 हो जाएंगे भैया। यहां पर देखो एक ये बना, एक ये बना, एक और एक, 2 हो गए बेटा, और एक बेटा यहां बना 3। तो 3 यहां पर आपके क्या बन गए, एक एसिटिल को एंजाइम है, एक एसिटिल को एंजाइम, मेरी बात समझो, एक एसिटिल को एंजाइम है कि एक साइकिल में 3 क्या बने, NADH बने। दोबारा चलेगी तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 6, सीधी सी बात है। FADH2 की बात करें तो सिंपल सी बात है, एक बना, 2 बार चलती है तो हो जाएंगे 2। ATP डायरेक्ट यहां पर कितना बना, एक बना, 2 बार चलेगा तो बन जाएंगे 2। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहां पर 2 बना, एक में 2 बार साइकिल चलेगी तो बन जाएंगे 4। तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, है ना, 2 यहां पर FADH2 और 6 यहां पर NADH2, एक क्रैब साइकिल के कंप्लीट होने पर बनते हैं, एक क्रैब साइकिल के कंप्लीट होने पर बनते हैं। अच्छा देखिए लिखा हुआ है, एसिटिल को एंजाइम ए से लगभग 12 ATP इक्विवेलेंट बनते हैं। एक एसिटिल को एंजाइम ए से लगभग 12 ATP, 12 ATP इक्विवेलेंट बनते हैं, 12 ATP इक्विवेलेंट बनते हैं, है ना। यानी कि क्लासिकल कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें, एसिटिल कोएंजाइम ए, एक एसिटिल कोएंजाइम ए से लगभग 12 ATP इक्विवेलेंट बनते हैं, और एक ग्लूकोज से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, तो लगभग कुल यहां पर 24 ATP TCA साइकिल से ही बन जाते हैं, है ना। ट्राई साइकिल से यहां पर बन जाते हैं 24 ATP। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर अपन लोग बात करें, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप क्या कहेंगे सर, यह एरोबिक रेस्पिरेशन का मुख्य ऊर्जा उत्पादक चरण होता है। इसे एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है, क्योंकि यह कैटाबोलिक यानी ऑक्सीडेशन और एनाबोलिक मतलब बायोसिंथेसिस इंटरमीडिएट प्रदान करते हैं। इसके इंटरमीडिएट जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट हो गया, ऑक्सिलो एसिटेट हो गया, अमीनो एसिड सिंथेसिस में काम में आते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए NADH और FADH प्रदान करते हैं। तो ये भी इसका एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, NADH यहां पर बनना है, किस में काम आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कहां चलता है, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलता है। या कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को एक कॉमन पाथवे प्रोवाइड करता है, एक कॉमन रास्ता देता है, किसको, कॉमन रास्ता देता है बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को। थर्ड क्वेश्चन यहां पर लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको HMP संट के नाम से भी जानते हैं। इसका आपको वर्णन करना और महत्व लिखना है। चलो भाई देख लेते हैं फटाफट। देखिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको ट्रिपल पी कहते हैं, जिसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट HMP, मैंने शुरुआत में शायद 3 साइंटिस्ट बोल दिया था, सॉरी, इसका नेम होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट भी कहा जाता है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का एक वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव मार्ग होता है। जैसे ग्लूकोज अगर मान लो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू नहीं टूट रहा है, तो आप HMP यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू भी इसको तोड़ दिया जाता है, अल्टरनेटिव मार्ग है इसका। यह पाथवे मुख्यतः साइटोप्लाज्म में होता है, और इसका मुख्य कार्य NADPH तथा राइबोस 5 फॉस्फेट का निर्माण करना होता है। तो NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट का बनाने का काम PPP का होता है। यह पाथवे ATP प्रोडक्शन के लिए नहीं बल्कि बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इससे ATP नहीं बनेगा, NADPH और जो यहां पर आपका राइबोस 5 फॉस्फेट है, ये बेटा ATP नहीं बनाएगा, बल्कि इससे क्या होगा, इससे बायोसिंथेटिक जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उनको कंट्रोल किया जाएगा। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां पर जो है, एक ATP लगा ना, तो छठे कार्बनिक फॉस्फेट आ गया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, ये 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में चेंज हो जाएगा। तो ग्लूकोज जो होगा चेंज हो जाएगा ग्लूकोनेट में, और छठे नंबर पे फॉस्फेट लगा हुआ तो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट बन जाएगा। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट बेटा चेंज हो जाएगा रिबुलोज 5 फॉस्फेट। मतलब अब जो छठे नंबर पर 1 2 3 4 5 और 6, छठे नंबर पे जो बेटा फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा था, छठे नंबर पे जो फॉस्फेट था वो जंप करके आ जाएगा कहां पर, 5 पर। 5 पर आएगा तो रिबुलोज हो जाएगा और 5 फॉस्फेट हो जाएगा, नाम चेंज।
अब रिबुलोज 5 फास्फेट जो होगा, रिबुलोज 5 फास्फेट जो होगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें बेटा? ये चेंज हो जाएगा राइबोज 5 फास्फेट में, और राइबोज चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, क्योंकि 5 नंबर पे जो फास्फेट था ये फिर चेंज हो जाएगा, चल जाएगा कहां पर? छठे नंबर पे, और ये राइबोज जो होगा फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? सिर्फ प्रतिक्रिया चेंज कर रहा है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट या बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का निर्माण कर देता है ना? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। अच्छा, पेंटोज फास्फेट पाथवे के 2 चरण होते हैं। पहला हमारा है ऑक्सीडेटिव फास्फेट फेज। इस चरण में आप देखेंगे जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है बेटा, ये रिबुलोज 5, किसमें? रिबुलोज 5 फास्फेट, और 2 मॉलिक्यूल NADPH के रूप बनते हैं यहां पर, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है। 2 मॉलिक्यूल NADPH का, एक मॉलिक्यूल किसका निकला बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का निकला। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, इसको छोटा कर देते थोड़ा समझने के लिए, ओवरलैप हो गया। नॉन ऑक्सीडेटिव फास्फेज फेज में आप देखेंगे कि इस चरण में रिबुलोज 5 फास्फेट जो होता है, जब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होगा तो राइबोज 5 फास्फेट और इंटर कन्वर्जन द्वारा यहां पर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस इंटरमीडिएट यानी फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 6 फास्फेट यहां पर बनते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो NADPH, ये आपका फैटी एसिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस का काम करेगा। तो प्रोडक्ट जो यहां पर बना, ये कुछ बनाने के लिए हो रहा है ना, बायोसिंथेसिस काम करेगा। तो NADPH जो होता है, ये आपके बॉडी के अंदर फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा और स्टेरॉइड सिंथेसिस का निर्माण करता है, स्टेरॉइड का ये निर्माण करता है, जिससे आपका बॉडी सिडोल होता है। रिबुलोज 5 फास्फेट जो होता है, ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करवाता है आपके बॉडी के अंदर, है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। इनके बनने पर ये प्रोडक्ट निकलता है और ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, तो इसको बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें बेटा, तो यहां पर NADPH का निर्माण, है ना, ये भी इसका एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि भाई इस प्रक्रिया के अंतर्गत NADPH का निर्माण हो रहा है, यानी कि पेंटोज फास्फेट पाथवे का, है ना, पेंटोज फास्फेट पाथवे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य NADPH का निर्माण होता है। NADPH का उपयोग फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस और बाइल एसिड के फॉर्मेशन में होता है। NADPH जो होते हैं बच्चा, ये बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, जो कि रिड्यूसिंग पावर प्रदान करते हैं। किसको प्रदान कर रहे हैं? रिड्यूसिंग पावर को दे रहे हैं। तो NADPH बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बॉडी के अंदर। ये केवल क्रेब्स साइकिल ही नहीं, बल्कि जो PPP फॉस्फेट पाथवे यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, उसके द्वारा भी बनते हैं और इनका मेन काम होता है बायोसिंथेसिस कराना। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट में अच्छा भी करते हैं, है ना? तो प्रोडक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिल रहा है उससे ये हमको बचाते भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है कौन? ये वाली रिएक्शंस। तो NADPH की सहायता से ग्लूटाथियोनिन, सॉरी ग्लूटाथियोन, है ना, ग्लूटाथियोन जो होता है, GSH इसको बोलते हैं, ये रेड्यूस अवस्था में बना रहता है। किस अवस्था में बना रहता है बेटा? रेड्यूस अवस्था में। इस रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 जैसे हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे लिए H2O2 है, हमारे लिए बड़ा हानिकारक है। तो NADH क्या करता है? इसको रिड्यूस करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, मेंटेन करता है। विशेष रूप से यहां पर आप देखेंगे कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में यह पाथवे अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आरबीसी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है, ये डिफिशियंसी होने यानी कि G6PD, मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी, है ना, होने पर ये हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर इस टाइप ग्लूकोज 6 फास्फेट यानी पेंटोज फास्फेट पाथवे नहीं चल रहा है, NADPH नहीं बनना है, तो आपको हीमोलिटिक एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड यहां पर देखिए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में इसका हेल्प होता है। तो पेंटोज फास्फेट पाथवे द्वारा बनने वाला राइबोज 5 फास्फेट DNA, RNA, ATP, NAD प्लस जैसे न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में आवश्यक होते हैं। अगर आप रैपिडली डिवीजन की बात करें तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल के अंदर बोन मेरो ट्यूमर सेल्स में यह पाथवे अधिक सक्रिय रहता है ना? जो बोन मेरो है या जो ट्यूमर सेल्स आपकी बन रही है, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है पेंटोज फास्फेट पाथवे। मेटाबॉलिक इंटर कन्वर्जन
है ना, फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर देगा। तो पीपीपी क्या करता है, ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में बनने वाले इंटरमीडिएट यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया, है ना, ग्लाइकोलिसिस में प्रवेश कर सकते हैं। ये चीज ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा और ग्लाइकोलिसिस में जाने के बाद में इससे सेल को मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, दैट मींस वो इजीली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद में यहां पर देखिए बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में भूमिका भी इसका होता है। तो एनएडीपीएच क्या करता है, लीवर में होने वाली डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस, है ना, साइटोक्रोम पी 450 सिंथेसिस में उपयोगी होता है। तो साइटोक्रोम पी 450 जो सिंथेसिस है आपका डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। ड्रग और टॉक्सिन्स में मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। तो ड्रग और टॉक्सिन्स के मेटाबॉलिज्म में, ड्रग आपने कोई लिया है उसके मेटाबॉलिज्म में इसका रोल अदा होता है एनएडीपीएच का। आपने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया, अगर वो बॉडी के द्वारा पचा दिया जा सकता है तो पच सकता है, तो उसको, है ना, ये न्यूट्रलाइज करता है। इम्यून सिस्टम में इसका बहुत बड़ा भूमिका होता है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, है ना, इसमें एनएडीपीएच का उपयोग रेस्पिरेटरी बस्ट के दौरान, है ना, रेस्पिरेटरी बस्ट के दौरान पैथोजेंस को नष्ट करने के लिए होता है। रेस्पिरेटरी बस्ट के दौरान पैथोजन को नष्ट करने के लिए होता है। तो इस तरीके से बेटा हमने यहां पर अपने ये 5th सेमेस्टर का, थोड़ा लंबा क्लास चला गया ये, क्योंकि यहां पर समझाया भी हमने है और रिकॉर्डेड दे रहा हूं, तो सारे क्वेश्चंस यहां पर हमने कवर करा है आपको बच्चे। तो यहां पर हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी देखे, अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे। इस वीडियो को बच्चा ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों तक ये क्लास पहुंचे जिन लोगों ने अपने पूरे सत्र पढ़ाई नहीं कर पाई है। बहुत कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी साथी हमारे हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो है ना प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया। उनका एग्जाम होने तो आया है मार्च में, आप लोगों का हो सकता है एग्जाम, आपका इंटरनल है, उसके साथ बाद में कहीं कहीं पर आपका यूनिवर्सिटी भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, लेकिन इंटरनल एग्जाम्स मार्च में सुनने को आ रहा है। तो बेटा इनमें आपको हेल्प मिलेगा और आप अपने मेन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है ना। तो वीडियो को बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा। पसंद आई हो या आपको जरा सा भी समझ में आया है पूरा का पूरा ये यूनिट, तो मेरे बच्चे इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।